आया हूं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बंटी, सौम्या, ऋतिक, रश्मि, जो भी है सबको गुड आफ्टरनून। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनालिडा, है ना जी? यस, ग्रेट। मेरी आवाज सब लोग सुन पा रहे हैं ना? बस 2 मिनट तुम लोग वेट करो, 2 मिनट में हम आते हैं, 2 मिनट लगेगा मुझे। हाँ जी, चलो ठीक है, बातें बंद, ये नोट्स नोट्स खेलना बंद करो। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा। तो पिछली क्लास में काफी कुछ हम फाइलम एनालिडा के बारे में बताए थे। मैंने तुम लोगों को बताया था फाइलम एनालिडा का नर्वस सिस्टम कैसा होता है। मैंने ये भी बताया था कि फाइलम एनालिडा का एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक्सक्रीशन होता है नेफ्रीडिया की वजह से, है ना? मैंने डबल वेंट्रल नर्व कार्ड वगैरह वगैरह बताया था। शायद मुझे याद नहीं, शायद मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि नहीं। चलो बता देता हूं, अगर बताया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं बताया तो रिपीट हो जाएगा। फाइलम एनालिडा के मेंबर्स में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, है ना? तो मैं बोलूंगा अर्थवर्म। फाइलम एनालिडा में अर्थवर्म आएगा। अर्थवर्म एंड लीच, दे आर मोनोइशियस। मोनोइशियस, मोनोइशियस का मतलब वही, हम मोनोइशियस के बदले बाइसेक्सुअल भी लिख सकते हैं। बाइसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। मतलब फाइलम एनालिडा के जो अर्थवर्म और लीच मेंबर्स हैं, अर्थवर्म और लीच में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। एक ही इंडिविजुअल में दोनों तरह के सेक्सेस हैं। अर्थवर्म और लीच के केस में एक ही इंडिविजुअल में दोनों तरह के गैमीट्स बनने वाले हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दोनों टाइप्स ऑफ गैमीट्स एक ही इंडिविजुअल बनाएगा। समझ आ रही है ना बात? बट अगर हम नेरीज की बात करें तो नेरीज इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ फाइलम एनालिडा, लेकिन नेरीज में कुछ उल्टा सीन है। नेरीज में डायोशियस नेचर है। नेरीज, जिसको हम रैगवर्म बोलते हैं, जिसमें मूवमेंट होती है पैरापोडिया से, वो एक्वाटिक फॉर्म है एंड इज डायोशियस इन नेचर, राइट? तो मैं लिखने वाला हूं earthworms and leeches, they are monoecious, bisexual, hermaphrodite, means in them sexes are not separate. Sexes are not separate.
ठीक है, बट इन केस ऑफ नेरीज, Neries, नेरीज इज डायोशियस। डायोशियस बोले तो मेल अलग फीमेल अलग, यानी कि इन देम सेक्सेस आर सेपरेट। मैं बोल सकता हूं दे आर यूनिसेक्सुअल, मेल अलग फीमेल अलग होगा, राइट। एंड रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। ओके, अब देखो भाई क्लासिफिकेशन, ये हम पिछली बार बोलना भूल गए थे। क्लासिफिकेशन लिखने के लिए हम एक आध डायग्राम ढूंढेंगे। बस हो गया हमारा। थोड़ा साफ होता तो पॉलीचीटा। एक मिनट भाई। हाँ, थोड़ा गंदा सा डायग्राम है, लेकिन हो जाएगा मैनेज। नहीं, हमको उतना चाहिए ही नहीं, जितना हमको चाहिए उतना उस पे है ही है। देखो भाई, फाइलम एनालिडा का आउटलाइन क्लासिफिकेशन दिया है। इसमें लिखा है कि एनालिडा इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास पॉलीचीटा, मैं पूरा स्पेलिंग फिर से लिखूंगा, POLYCHAETA, पॉलीचीटा। दूसरा क्लास ओलिगोचीटा, OLIGOCHAETA। तीसरा क्लास हिरुडिनी, HIRUDINEA। और चौथा आर्की एनालिडा, क्लास आर्की एनालिडा, क्लास आर्की एनालिडा, है ना। क्लास पॉलीचीटा में कुछ एग्जाम्पल्स दिया है। सबसे पहले नेरीज, अभी मैंने कहा नेरीज एक्वाटिक फॉर्म होता है। नेरीज ऊपर लिखा है डायोशियस होता है, दैट इज यूनिसेक्सुअल, है ना। क्लास इसमें दूसरा एग्जाम्पल दिया है एफ्रोडाइट। तीसरा एग्जाम्पल कीटॉप्टेरस। ये जो कीटॉप्टेरस है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला। क्या? यहां पर पूरा नाम लिखूंगा अच्छे से इसका, फिर से CHAE, कीटॉप्टेरस।
It shows bioluminescence. Ketopterus shows bioluminescence. इसको हम कॉमन नेम में पैडल वर्म बोलते हैं. पैडल वर्म. बायोल्यूमिनेसेंस पता है ना, ये भी पानी में रहता है. बायोल्यूमिनेसेंस मतलब इट प्रोड्यूसेस लाइट. जिनमें भी बायोल्यूमिनेसेंस होता है उनमें दो चीजें होती है. एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ल्यूसिफेरेस, और एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ल्यूसिफेरिन. ल्यूसिफेरिन प्रोटीन के ऊपर ल्यूसिफेरेस एक्ट करेगा तो लाइट निकलेगी. तो नेरीज, एफ्रोडाइट एंड चीटॉप्टेरस. एफ्रोडाइट को हम कॉमनली बोलते हैं सी माउस. इट इज कॉमनली नोन एज सी माउस. एफ्रोडाइट. एफ्रोडाइट, APHRODITE. Nereis, Aphrodite and Chaetopterus. They are the 3 examples of class Polychaeta. फिर जाएंगे क्लास ओलिगोचीटा में. क्लास ओलिगोचीटा में 2 एग्जाम्पल दिया है. फेरेटिमा 4 दिया है, मैं 2 ही बोलूंगा. फेरेटिमा और मेगास्कॉलेक्स. ये लिखूंगा मैं यहां पर फेरेटिमा, PHERETIMA. पूरा नाम फेरेटिमा पोस्थ्यूमा. फेरेटिमा पोस्थ्यूमा इज कॉमन इंडियन अर्थवर्म, जो आपको हर जगह दिखाई देगा. कॉमन इंडियन अर्थवर्म. और मैंने बोला है कॉमन इंडियन अर्थवर्म में कितने सेगमेंट्स होते हैं, 80 to 120. एक और लिखा है मेगास्कॉलेक्स. मेगास्कॉलेक्स ये कुछ खतरनाक चीज नहीं है. इट इज ऑल्सो एन अर्थवर्म. इसको बोला जाता है साउथ इंडियन अर्थवर्म, क्योंकि ये पहली बार साउथ इंडिया में ही डिस्कवर हुआ था. साउथ इंडियन अर्थवर्म. ठीक है ना भाई. तीसरा है जो यहां पर लिखा नहीं है, लम्ब्रिकस. लम्ब्रिकस. इट इज द यूरोपियन अर्थवर्म. यूरोपियन अर्थवर्म. ये तीनों मेंबर्स हैं क्लास ओलिगोचीटा के. फिर आएगा क्लास हेरोडिनिया. क्लास हेरोडिनिया में एक तो लीच आएगा. लीच का जूलॉजिकल नेम है हेरोडिनेरिया. एक्एंथोपडेला, पोंटोपडेला, हिरुडो, ये सारे एक तरह के लीचेस हैं. तो क्लास हेरोडिनिया में लीचेस आते हैं. कॉमन लीच इज हेरोडिनेरिया. एक्एंथोपडेला भी लीच है, पोंटोपडेला भी लीच है. एंड लास्ट वन इज आर्किएनेलिडा. इस क्लास में ज्यादा मेंबर्स नहीं आते. इस क्लास में ज्यादा एनिमल्स, एनालिड्स नहीं होते. हाँ, एक एग्जांपल दिया है पॉलीगोर्डियस. पॉलीगोर्डियस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास आर्किएनेलिडा. कुछ खास नहीं है इसमें, बस 4 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे 4 क्लासेस के. क्लास पॉलीचीटा, क्लास ओलिगोचीटा, और क्लास हेरोडिनिया एंड क्लास आर्किएनेलिडा. ठीक है ना भाई. हेरोडिनेरिया जो लीच है, ये वाली लीच हेरोडिनेरिया, इसके बारे में एक खास बात है, ये खून चूसती है ना. इट इज अ ब्लड सकर, ब्लड सकिंग एनालिड. ब्लड सकिंग एनिमल. और याद रखो, जो ब्लड सकर्स होते हैं, जो खून पीने वाले एनिमल्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सैंग्विवोरस एनिमल्स. सो हम बोल सकते हैं इट इज अ सैंग्विवोरस. SANGUIVOROUS. इट इज अ सैंग्विवोरस एनिमल. इज इट ओके? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ. आवाज कट रही है. 1 मिनट. दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो.
एक मिनट भाई, मैं आवाज का कुछ करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दिया। सौम्या ने लिया, बंटी ने लिया, रश्मि बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ऋतिक ने भी लिया। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, रिफ्रेश करने में कुछ टाइम लग सकता है, टेंशन मत लो। हाँ जी भाई, अभी देखो आवाज कैसी है। हाँ ऋतिक, अभी आवाज आ रही है। चलो फिर ठीक है, मैं चलता हूं अगले पेज पे। बस वेट करो, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, डायग्राम ला रहा हूं। हाँ जी, ये आ गया यहां पर एक छोटा सा डायग्राम। हाँ भाई, डायग्राम सही है ना? देख के बताओ। ग्रेट। किसका डायग्राम है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अर्थवर्म का ही डायग्राम होगा आई गेस। मुझे बताने की ही जरूरत नहीं है ना? पहचान सकते हो ना? यस, तो देखते जाओ। इस अर्थवर्म के कुछ दो चार फीचर्स मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं। इसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज वाई दो चार फीचर्स ही बताने वाला हूं। ये अर्थवर्म का आगे वाला हिस्सा, मतलब ये रहा इसका एंटीरियर एंड, एंटीरियर समझ ही सकते हो, आगे। और ये रहा इसका पोस्टीरियर एंड। अर्थवर्म के एंटीरियर एंड पे, यहां पर एंटीरियर एंड को जूम किया है, देख सकते हो। एंटीरियर एंड में जो पहला वाला सेगमेंट होगा, द फर्स्ट सेगमेंट, द फर्स्ट सेगमेंट इज नोन एज पेरिस्टोमियम। अर्थवर्म का एंटीरियर एंड पे
पहला सेगमेंट, उसको बेटा हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट मेटामियर या फर्स्ट सेगमेंट इज नोन एज पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम पे ही माउथ होता है, दिख रहा होगा माउथ ओपनिंग, और इस पेरिस्टोमियम में माउथ के ऊपर एक स्किन का फोल्ड लगा होगा। पेरिस्टोमियम में माउथ के ऊपर एक फोल्ड ऑफ स्किन लगा होगा। दिस फोल्ड ऑफ स्किन इज नोन एज प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम में कभी कंफ्यूज नहीं होना। प्रोस्टोमियम क्या है? इट इज अ fold of skin on the upper side of mouth, on the upper side of mouth. Hanging downward from peristomium, hanging from peristomium, hanging from peristomium. पेरिहिस्टोमियम पहला सेगमेंट, पेरिस्टोमियम से एक फोल्ड ऑफ स्किन निकलेगा, माउथ के ऊपर आएगा, जिसको हम प्रोस्टोमियम बोलेंगे। ठीक है ना भाई? अब देखो, ये वाला डायग्राम इज द डॉर्सल व्यू, डॉर्सल व्यू, और ये वाला डायग्राम जो है इट इज वेंट्रल व्यू। आई होप तुम लोगों को डॉर्सल और वेंट्रल व्यू समझ आ रहा होगा। अगर हम लेट जाएं, देखो हमारी बात करें तो अगर हम लेट जाएं, अगर मैं पेट के बल लेट जाऊं तो मेरा कमर वाला, बैक वाला, कमर वाला जो एंड रहेगा ना, साइड रहेगा ना, वो डॉर्सल साइड बनेगा, और मेरा जो पेट वाला साइड बनेगा वो वेंट्रल साइड बनेगा। सेम कहानी यहां पर, अर्थवर्म लेट लेट के रेंगता है, इसका जो ऊपर वाला सरफेस होगा दैट विल बी द डॉर्सल सरफेस, और जिस सरफेस से ये रेंगता है नीचे वाला सरफेस दैट विल बी द वेंट्रल सरफेस। हमने यहां पर डॉर्सल सरफेस भी दिखाया, वेंट्रल सरफेस भी। ठीक है ना जी? डॉर्सल सरफेस में आपको दिखेगा एक बहुत ही जबरदस्त चीज, क्लाइटलम। वेंट्रल सरफेस में भी क्लाइटलम दिखेगा। अब ये क्लाइटलम क्या है? थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे? जूम करेंगे। क्लाइटलम, क्लाइटलम को हम थोड़ा सा जूम करेंगे, देखते जाओ। थोड़ा सा मैं क्लाइटलम को जूम करके बताऊंगा। देखो भाई, ये भी अर्थवर्म ही है। यहां पर तुम लोगों को क्लाइटलम दिखेगा। क्या है ये क्लाइटलम?
अर्थवर्म के सेगमेंट नंबर ध्यान से सुनना, सेगमेंट नंबर 14, 15, 16। अर्थवर्म का जो सेगमेंट नंबर 14, 15 एंड 16 होगा, उसके ऊपर एक पतला सा फोल्ड होगा, फोल्ड ऑफ स्किन। देख ही सकते हो अर्थवर्म के बॉडी पे जो सेगमेंट्स हैं, जो सेगमेंट नंबर 14, 15 और 16 होगा, सेगमेंट नंबर 14 से लेके 16 तक एक एक्स्ट्रा थिन फोल्ड, गीला सा फोल्ड ऑफ स्किन आएगा। दैट थिन फोल्ड ऑफ स्किन ओवर सेगमेंट नंबर, फिर से बोल रहा हूं, सेगमेंट नंबर 14, 15 एंड 16। इसी फोल्ड ऑफ स्किन को हम क्लाइटेलम बोलेंगे। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? 14, 15, 16, ये याद रखियो। क्लाइटेलम, a thin wet glandular fold of skin over segments 14, 15, 16। तो 14, 15, 16 इसको हम क्लाइटेलम बोलते हैं। अब एक और बात देखो, जो सेगमेंट नंबर 14 होगा, ध्यान से देखियो, सेगमेंट नंबर 14 में वेंट्रल एंड पे, वेंट्रल सरफेस में तुमको दिखेगा फीमेल जेनिटल एपर्चर, मतलब वो वाला पोर, ये वो वाला पोर जो जिससे ये एग रिलीज करेगा, जो फीमेल गैमीट रिलीज करेगा, उस पोर को हम फीमेल जेनिटल पोर बोलेंगे। और बेटा ये फीमेल जेनिटल पोर कहां पर होगा? ये फीमेल जेनिटल पोर होगा इन द सेंटर ऑफ वेंट्रल सरफेस में, इन द सेंटर ऑफ, इन द मिडल ऑफ सेगमेंट नंबर 14। सेगमेंट नंबर 14 मतलब इसके फीमेल जेनिटल पोर के ऊपर भी क्लाइटेलम आएगा, है ना। सेगमेंट नंबर 14 में फीमेल जेनिटल पोर होगा। फीमेल जेनिटल एपर्चर या पोर एक ही बात है, ये वो पोर है थ्रू विच एग्स आर रिलीज्ड। राइट, फिर देखो, मेल जेनिटल पोर्स 4 होते हैं, सॉरी 2 होते हैं। मेल जेनिटल पोर्स बेटा 2 होते हैं। कौन से सेगमेंट में? 15, 17। सेगमेंट नंबर 17 में मेल जेनिटल पोर्स, अ पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर्स होंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इन द सेगमेंट नंबर 17 ऑन द वेंट्रल साइड अ पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर्स आर लोकेटेड। एक मिनट मुझे चेक करने दो। एक मिनट बेटा, नहीं 18 सेगमेंट में मेल जेनिटल पोर्स आर लोकेटेड इन, एक मिनट यहां पर लिखूंगा मैं, ऑन सेगमेंट नंबर 18। सेगमेंट नंबर 14 पे फीमेल जेनिटल पोर लगा होगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है? वन पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर्स,
वन पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर्स। मेल जेनिटल पोर्स दो होंगे लेकिन फीमेल जेनिटल पोर एक ही होगा। वन पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर्स। बट फीमेल जेनिटल पोर अकेला होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ जल्दी से। नहीं है ना? हाँ, सेगमेंट नंबर में क्या दिक्कत है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या दिक्कत है सेगमेंट नंबर में? पहले सेगमेंट को पेरिस्टोमियम बोलेंगे। पेरिस्टोमियम के ऊपर एक फोल्ड ऑफ स्किन होगा, दैट इज नोन एज प्रोस्टोमियम। सेगमेंट नंबर 14, 15, 16 के ऊपर एक पतला सा स्किन फोल्ड होता है, दैट इज नोन एज क्लाइटलम। सेगमेंट नंबर 14 में सेंटर पे वेंट्रल सरफेस में देखोगे तो सेंटर पे फीमेल जेनिटल पोर मिलेगा। और सेगमेंट नंबर 18 में, यहां पर 18 सही से दिखाया नहीं, 14 अगर ये होगा 15, 16, 17, 18। हाँ, सेगमेंट नंबर 18 में, हाँ यहां से डायग्राम में सही से दिखाया नहीं होगा, बट ये रहा सेगमेंट नंबर 18, यहां से दिखाया है। सेगमेंट नंबर 18 में फीमेल जेनिटल, सॉरी मेल, वन पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर्स होगा। सेगमेंट नंबर 18 में वन पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर्स होगा, है ना? क्लियर है ना? सर क्लाइटेलम का काम क्या है? किसी ने भी नहीं पूछा सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम। क्लाइटेलम का काम क्या है, ध्यान से सुनियो। क्लाइटेलम helps in the formation of cocoon. Clitellum helps in the formation of cocoon. Formation of cocoon. अब आप बोलोगे सर ये कोकोन क्या है? फिलहाल ये लिखो, सॉरी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लेके डन करो, अगले पेज पे बताऊंगा। हाँ बंटी, सौम्या, ऋतिक, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, अगले पेज पे बताऊंगा मैं कोकोन क्या होता है। हाँ ऋतिक, ओके, चलता हूं अगले पेज पे। वेट, डायग्राम ढूंढ के लाऊंगा। बस 1 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ेगा अब तो। ये देखो आ गया। क्या बात है, बता मुझे डायग्राम दिखाई दे रहा है? एकदम दिखाई दे रहा है ना? तो अब देखो, तुम खुद ही बोलो, मैंने भी बताया है, तुम लोग भी बोलो मुझे, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है क्या यूनिसेक्सुअल? अर्थवर्म डायोशियस है या मोनोशियस? अभी अभी मैंने कहा, बताओ।
अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, तो बताओ अर्थवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा या क्रॉस फर्टिलाइजेशन? अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा या क्रॉस फर्टिलाइजेशन? सेल्फ और क्रॉस का मतलब समझते हो? रश्मि ने कहा सेल्फ, ऋतिक ने कहा सेल्फ, वेरी गुड। बंटी बोलो, हाँ बंटी बोलो सेल्फ, ग्रेट। और सौम्या सेल्फ। हाँ, तुम लोग का लॉजिक सही है, अगर बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन ये याद रखियो अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा। क्या? अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होने के बाद भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। वो यस, सही बात है। मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट। मान लो एक अर्थवर्म में मेल गैमीट मैच्योर हो गया होगा, दूसरे उसके पार्टनर में फीमेल गैमीट मैच्योर ही नहीं हुआ, तो मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट, दैट इज व्हाई इनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इस डायग्राम में अच्छे से दिखाया है। तो ये अडल्ट अर्थवर्म है, देख लो। रुको, मैं पेन ब्लू कलर का लेके आता हूं। हाँ जी, ये जो है यहां पर, ये एक अडल्ट अर्थवर्म है, लिखा है रीचेस फुल साइज, हैज फुली डेवलप्ड क्लाइटलम एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। अडल्ट है ये। अडल्ट अर्थवर्म क्या करेगा? वर्म्स कैन सेल्फ फर्टिलाइज, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं लेकिन बहुत कम। अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ तो खुद का ही क्लोन बनाएगा, बट उसके चांसेस कम होते हैं। और रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, या तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन से। कैसे? एक अर्थवर्म दूसरे अर्थवर्म के साथ फ्यूज होगा, टच करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ह्यूमन मेल एक फीमेल के साथ कपल इंटरकोर्स करता है, बिल्कुल वैसे ही दो अडल्ट अर्थवर्म्स एक दूसरे के साथ मिलन करेंगे रेनी सीजन में। अब तुम लोग ध्यान से देखो, ये रहा इस अर्थवर्म का क्लाइटलम, और ये रहा दूसरे अर्थवर्म का क्लाइटलम। इस डायग्राम को फोकस करके ध्यान से देखो, ये रहा इस अर्थवर्म का एंटीरियर एंड, एंटीरियर मतलब आगे वाला एंड, एंड ये रहा दूसरे अर्थवर्म का एंटीरियर एंड। तुम देखो, ये अर्थवर्म्स एक दूसरे के साथ मिल कैसे जाते हैं, मिलन कैसे करते हैं। चलो, इसका मैं नाम रखूंगा ए, इसका नाम रखूंगा बी। ए अर्थवर्म का एंटीरियर एंड बी अर्थवर्म के पोस्टीरियर एंड की तरफ होगा। चलो, ये मान लेते हैं लंबा सा अर्थवर्म, और ये हम मान लेते हैं यहां से लंबा सा अर्थवर्म। तुम इमेजिन कर सकते हो, ए अर्थवर्म का पोस्टीरियर एंड कहां पर, बी अर्थवर्म का पोस्टीरियर एंड कहां पर। तो ए अर्थवर्म का एंटीरियर एंड किस डायरेक्शन में आएगा? बी अर्थवर्म के पोस्टीरियर एंड की डायरेक्शन में आएगा, और बी अर्थवर्म का एंटीरियर एंड ए अर्थवर्म के पोस्टीरियर एंड की डायरेक्शन में आएगा। इससे क्या होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इससे क्या होगा, क्लाइटलम, अभी अभी मैंने कहा क्लाइटलम कौन कौन सा सेगमेंट, 14, 15 एंड 16 है ना। क्लाइटलम 14, 15 एंड 16। तो इसका क्लाइटलम, इसके क्लाइटलम में जो सेगमेंट नंबर 14 होगा, सेगमेंट नंबर 14 में क्या है भाई? फीमेल जेनाइटल पोर। क्लाइटलम 14, 15, 16 सेगमेंट से बनता है, तो मतलब क्लाइटलम वाले रीजन में ही फीमेल जेनाइटल पोर होगा। अर्थवर्म बी अगर हम लेंगे, उसके क्लाइटलम वाले रीजन में ही फीमेल जेनाइटल पोर होगा। यहां तक क्लियर है? अरे भाई, यहां तक क्लियर है ना? हाँ या ना? इधर देखो मैं क्या करने वाला हूं। ये मान लो, ये रहा अर्थवर्म का क्लाइटलम रीजन,
ये ए अर्थवर्म, ये मान लेते हैं ए अर्थवर्म, और ये रहा ए अर्थवर्म का फीमेल जेनिटल पोर, ठीक है ना। ए अर्थवर्म का एंटीरियर रीजन बी अर्थवर्म के पोस्टीरियर रीजन की तरफ आएगा, ठीक है। इसके ये यहां पर 18th सेगमेंट होगा, दिस इज 18th सेगमेंट, 18th सेगमेंट। और अभी मैंने कहा 18th सेगमेंट में कुछ होता है, क्या होता है भाई? 18th सेगमेंट में क्या होता है? 18th सेगमेंट में मेल जेनिटल एपर्चर, मेल जेनिटल पोर्स होते हैं ना, वेरी गुड, मेल जेनिटल पोर। अच्छा, नीचे से बी अर्थवर्म ड्रॉ करूंगा, ये देखो भाई बी अर्थवर्म, ये मैंने बी अर्थवर्म को ड्रॉ किया। बी अर्थवर्म का सेगमेंट नंबर 6, 5, 6, 7, 8, हाँ 5, 6, 7, 8, बी अर्थवर्म का 5, 6, 7, 8, और ये रहा मान लो इस अर्थवर्म का 5, 6, 7, 8, और ये मान लो इस अर्थवर्म का सेगमेंट नंबर 18। ध्यान से देखियो क्या बोलना चाहता हूं मैं, बस एक बार ये समझ आएगा फिर मजा आ जाएगा। ए अर्थवर्म का सेगमेंट नंबर 18 किसके पास है? बी अर्थवर्म के सेगमेंट नंबर 5, 6, 7, 8 के पास। और बी अर्थवर्म का सेगमेंट नंबर 18 किसके पास है? ए अर्थवर्म के सेगमेंट नंबर 5, 6, 7, 8 के पास। अब ये सेगमेंट नंबर 5, 6, 7, 8 क्या है ये याद रखना है तुमको। सेगमेंट नंबर 5, 6, 7, 8, इन सेगमेंट्स में स्पर्माथीकी होते हैं, स्पर्माथीकी, 4 पेयर्स ऑफ स्पर्माथीका। स्पर्माथीका को बेटा हम स्पर्म सैक्स बोलते हैं, स्पर्म सैक्स। कितने पेयर? हर अर्थवर्म में 4 पेयर्स ऑफ स्पर्म सैक्स होते हैं। एक पेयर होता है बिटवीन सेगमेंट नंबर 5 एंड 6, दूसरा पेयर होता है बिटवीन सेगमेंट नंबर 6, 7, तीसरा पेयर होता है बिटवीन सेगमेंट नंबर 7, 8, और चौथा पेयर होता है बिटवीन सेगमेंट नंबर 8, 9। तो 4 पेयर्स, कितने पेयर्स हैं जी? 4 पेयर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। 4 पेयर्स ऑफ स्पर्म सैक्स, उनको स्पर्माथीका भी बोलते हैं। अब देखो ए अर्थवर्म का सेगमेंट नंबर 18 जिसमें मेल जेनिटल पोर है, वो फेस किसको? सेगमेंट नंबर 5, 6, 7, 8 अर्थवर्म बी के सेगमेंट नंबर 5, 6, 7, 8 को। मतलब यहां पर है क्या? यहां पर स्पर्म सैक्स हैं, है ना। सेम कहानी यहां पर अर्थवर्म बी का सेगमेंट नंबर 18 फेस करेगा किसको? अर्थवर्म ए के स्पर्म सैक्स को। और समझ आई बात? अब क्या होगा? ये सेगमेंट नंबर 18 से स्पर्म्स निकलेंगे और वो स्पर्म्स कहां पर जाएंगे? अर्थवर्म ए के स्पर्म सैक्स के अंदर जाएंगे। स्पर्म सैक, 4 पेयर्स ऑफ स्पर्म सैक्स फुल होंगे। सिमिलरली अर्थवर्म ए के सेगमेंट नंबर 18 में जो मेल जेनिटल पोर है वहां से स्पर्म्स निकलेंगे और वो स्पर्म्स कहां आएंगे? अर्थवर्म बी के स्पर्म सैक्स में। मुझे बताओ यहां पर कोई दिक्कत? तो मैंने क्या लिखा? मैं यहां पर लिखने वाला हूं क्या? मेल जेनिटल पोर्स ड्रॉप
sperms into spermatheca, मेल जेनाइटल पोर्स स्पर्माथीकी में स्पर्म्स ड्रॉप करते हैं। तो अर्थवर्म ए का जो मेल जेनाइटल पोर होगा वहां से स्पर्म्स निकल के अर्थवर्म बी के स्पर्माथीका में आएंगे, और स्पर्माथीका कहां पर है? सेगमेंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8। सिमिलरली बी अर्थवर्म का जो सेगमेंट नंबर 18 होगा उसके मेल जेनाइटल पोर से स्पर्म्स निकल के ए अर्थवर्म के स्पर्माथीका में भर जाएंगे। यहां पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं है ना? अब देखो, इनके स्पर्माथीका फुल हो चुके हैं, बस इनका काम हो गया भाई, इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। स्पर्माथीका फुल हो गए, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। अब ये अलग अलग होंगे। देखो ये अर्थवर्म अब अलग हो चुकी है, लेकिन ये अलग हुई अर्थवर्म इसके स्पर्माथीका में, तो ये मान लो ए अर्थवर्म है, ए अर्थवर्म अलग हो चुकी है। ए अर्थवर्म के स्पर्माथीका में बी अर्थवर्म के स्पर्म्स आ चुके हैं। आ चुके हैं ना? आ चुके हैं, हाँ या ना? अगर ये मैं बोलूं ए अर्थवर्म है, इसके स्पर्माथीका में अलग होने के बाद बी अर्थवर्म के मेल जेनाइटल पोर से स्पर्म्स आ चुके हैं, इसके स्पर्माथीका भरे पड़े हैं बी अर्थवर्म के स्पर्म से। इसी तरह बी अर्थवर्म के स्पर्माथीका में ए अर्थवर्म के मेल जेनाइटल पोर से निकले हुए स्पर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, शाबाश। अब ध्यान से दे दो, जो 14th सेगमेंट था, 14th सेगमेंट में क्या था? लिखा है हमने फीमेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर। है ना? फीमेल जेनाइटल पोर से निकला एग, एग निकला, लेकिन 14th सेगमेंट के ऊपर भैया क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? क्लाइटलम है ना? क्लाइटलम 14, 15, 16 सेगमेंट के ऊपर होता है। 14 सेगमेंट से एग निकला, है ना? तो मतलब एग निकला, उसके ऊपर ऑलरेडी क्लाइटलम है। क्लाइटलम क्या करेगा? क्लाइटलम एग निकलते ही कोकोन बना देगा। ये बना दिया कोकोन, मतलब 14 सेगमेंट से एग निकल गया और तुरंत ऊपर से कोकोन बन गया। देखो, द स्किन ऑफ द क्लाइटलम स्लफ्स ऑफ, स्किन ऑफ द क्लाइटलम, चलो बाद में बताऊंगा। कोकोन बन गया, सेगमेंट नंबर 14 के ऊपर क्लाइटलम है, 14, 15, 16। जैसे ही सेगमेंट नंबर 14 के फीमेल जेनिटल पोर से एग निकला, तुरंत इस क्लाइटलम ने कोकोन बना दिया, हार्ड कोकोन। ठीक है ना? अब जैसे ही अर्थवर्म के बॉडी पे कोकोन बन गया, अर्थवर्म की बॉडी बेटा थोड़ा सा इस कोकोन से इरिटेट हो जाएगी। ये अर्थवर्म कोकोन से इरिटेट हो जाएगी क्योंकि कोकोन हार्ड होता है। ये क्या करेगी? ये कोशिश करेगी इस कोकोन से निकलने की। देखो, कोकोन यहां पर बन चुका है और इस कोकोन के अंदर एग आ चुका है। ये अर्थवर्म बहुत ही इरिटेट हो जाएगी, ये इस कोकोन से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो ये क्या करेगी? ये अर्थवर्म पीछे की तरफ मूव करेगी, मतलब अपना सिर पीछे की तरफ इस कोकोन से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। मतलब कहने का यह है कि जितना ये सर को बाहर, जितना ये हेड को, जितना ये इस पार्ट को बाहर खींचेगा, उतना कोकोन अंदर आगे आएगा कि नहीं? तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? एक काम करता हूं ना, मैं वीडियो ऑन कर देता हूं अपना, तुम लोग मेरा वीडियो देखो, वीडियो में समझाऊंगा मैं। इधर देखो, मैं अपना वीडियो ऑन कर देता हूं। हाँ, मैं वीडियो में दिख रहा हूं ना? ये देखो, ये अर्थवर्म की बॉडी पे कोकोन आ चुका है। समझ रहे हो ना बात? ये अर्थवर्म है, कोकोन आ चुका है ना?
अब ये कोकोन इसको परेशान करेगा, तो ये अर्थवर्म क्या करेगा, ये इस कोकोन से बाहर जाने की कोशिश करेगा, ऐसे 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 कोकोन से अलग होने की कोशिश करेगा। ये अलग हो गया ना कोकोन से, कोकोन से अलग हो गया, तो कोकोन में बचा क्या, एग बचा ना। तुम लोग समझ रहे हो, फिर से देखो, ये अर्थवर्म है, बड़ा सा ये दिखाऊंगा मैं, ये अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म की बॉडी पे कोकोन बन चुका है। कोकोन में ऑलरेडी क्या है, एग है ना। एग 14th सेगमेंट के फीमेल जेनेटल पोर से एग निकला है, वो कोकोन में आ चुका है। कोकोन हार्ड हो गया, ये हार्ड कोकोन इस अर्थवर्म को परेशान करेगा, तो अर्थवर्म इस कोकोन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये ऐसे, ये बाहर 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 निकल गया, अर्थवर्म अलग हो गया, कोकोन अकेला। लेकिन अर्थवर्म कोकोन से बाहर निकलते निकलते क्या करेगा, बताओ, कोकोन कौन से सेगमेंट पे था, शाबाश, कोकोन कौन से सेगमेंट पे था, क्लाइटेलम से बना कोकोन कौन से सेगमेंट पे, नॉट ओनली 14, 15, 16, है ना। तो मतलब जब अर्थवर्म पीछे की तरफ जा रहा है, कोकोन से अलग हो रहा है, ये 16 सेगमेंट को अलग करेगा। पहले 16 सेगमेंट कोकोन से अलग होगा, सेपरेट होगा, फिर 15 सेगमेंट, फिर 14 सेगमेंट, फिर 13 सेगमेंट, 12, 11, 8, 10, 9, 8 के बाद 7। तुम लोग देख लो भाई, जैसे ही ये अर्थवर्म कोकोन से अलग होगा, तो ये सेगमेंट, ये कोकोन सेगमेंट नंबर 8, 7, 6, 5 के ऊपर से घूमेगा। अर्थवर्म कोकोन से अलग होने की कोशिश कर रहा है। देखो जहां पर मेरा हाथ है ना, ये सेगमेंट नंबर 14, 15, 16 है, 14, 15, 16। लेकिन 14 के आगे भी सेगमेंट्स है ना, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, है ना। तो अब मैं बोल रहा हूं ये आगे बढ़ेगा, ये से अलग होने की कोशिश करेगा, देखो अलग हो रहा है। हाँ, तो 14, ये पहले 16 को क्रॉस करेगा, कोकोन फिर 16 को पीछे छोड़ देगा, आ जाएगा 15 पे, सेगमेंट नंबर 15 को क्रॉस किया, आ गया सेगमेंट नंबर 14 पे, 14 को क्रॉस किया, आ गया 13 पे, 13 को क्रॉस किया, आ गया 12 पे, सेगमेंट नंबर 11, फिर सेगमेंट नंबर 10, सेगमेंट नंबर 9, देन 8 के बाद 7। जैसे ये 8 के पास आया, 8 सेगमेंट नंबर 8 में स्पर्माथिका था। स्पर्माथिका में पहले ही क्या है, बहुत सारे स्पर्म्स हैं, तो 8 को क्रॉस किया, स्पर्म्स आ गए कोकोन में, स्पर्माथिका 8 के स्पर्म्स आ गए कोकोन में। 8 को क्रॉस करने के बाद 7 में भी स्पर्माथिका है, वहां पर भी स्पर्म्स हैं, वो स्पर्म्स भी कोकोन में आ गए। फिर 6 में भी स्पर्माथिका था, स्पर्माथिका में स्पर्म्स थे, वो भी आ गया कोकोन में। जैसे ये पूरा अर्थवर्म बाहर निकलेगा, तो स्पर्माथिका में, इस अर्थवर्म के स्पर्माथिका में जितने भी स्पर्म्स थे, वो सारे स्पर्म्स इस कोकोन में भी आ गए। अब बताओ समझ आ गया। हाँ बंटी, सौम्या, रश्मि, तुम लोग को समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब जब अर्थवर्म इस कोकोन से अलग होगा, इस कोकोन में दो चीजें होंगी। क्या होंगी, एक तो इस कोकोन में एग होगा, और दूसरा क्या होगा, इस कोकोन में दूसरी चीज होगी। बताओ क्या होगा, एक तो इस कोकोन में एग होंगे, और स्पर्माथिका नहीं, स्पर्म्स होंगे। स्पर्माथिका स्पर्म कवर्स हैं, स्पर्म केसेस हैं, स्पर्म सैक्स हैं। उन स्पर्म सैक्स से स्पर्म निकला, वो इस कोकोन में आ गए। तो कोकोन में दो चीजें ही, एक तो एग है और दूसरा है स्पर्म। समझ आ रही बात। अरे भाई तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो ये जो कोकोन है, देखो लिखा क्या है, द स्किन ऑफ द क्लाइटेलम स्लफ्स अप। क्लाइटेलम का स्किन अलग हो जाएगा, लाइक अ स्नेक स्किन, कैप्चरिंग द फर्टिलाइज्ड एग्स। इस कोकोन में, इस स्लफ्ड ऑफ स्किन में फर्टिलाइज्ड एग्स आ गए। फर्टिलाइज्ड एग्स कहां से आ गए, फर्टिलाइज्ड एग्स कहां से आ गए, अकेला एग था उसमें, फर्टिलाइज्ड कहां से हो गए, क्योंकि ये कोकोन ना, ये स्पर्माथिका के ऊपर से मूव कर गया, और स्पर्माथिका में ऑलरेडी क्या थे, स्पर्म्स थे।
तो स्पर्माथिका के ऊपर से मूव किया, वहीं से स्पर्म्स लिया, उन स्पर्म्स ने एग्स को फर्टिलाइज किया एंड क्रिएटिंग एन एग सैक, बना एक कोकोन जिसको हम एग केसिंग भी बोलते हैं, एग सैक भी बोलते हैं। इसी एग सैक के अंदर काफी सारे फर्टिलाइज्ड एग्स हैं। ये कोकोन हैच होगा, इससे छोटे छोटे थ्रेड लाइक बेबी अर्थवर्म्स निकलेंगे। टाइनी व्हाइट थ्रेड लाइक वर्म्स आर ऑफन प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स इन स्प्रिंग सीजन में। फिर यही बड़े होते जाएंगे एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द अडल्ट। बताओ इस कहानी में कोई दिक्कत है क्या? बट एक साथ दो अर्थवर्म्स में फर्टिलाइजेशन होगा। अर्थवर्म ए में भी फर्टिलाइजेशन हुआ, अर्थवर्म बी में भी फर्टिलाइजेशन हुआ। तो अगर मैं तुम लोग को बोलूं, सवाल है मेरा, अर्थवर्म्स में फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल? अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल? बता मुझे जवाब इसका। एक्सटर्नल, यस। अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। कहां पर? एक्सटर्नल बट इनसाइड द कोकोन। समझ आई बात? हाँ, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना? तो स्क्रीनशॉट लेके इसका डन कर दो। अब मैं अपना वीडियो बंद कर दूं? कर ही देता हूं। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। याद रखें, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल बट ऑकरिंग इनसाइड द कोकोन। तो क्या सीखा हम लोग ने? अर्थवर्म में बाइसेक्सुअल कंडीशन होने के बाद भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। हाँ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है लेकिन बहुत कम, बट मेन फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये थी कहानी हमारे फाइलम एनालिडा की। फाइलम एनालिडा को बाय बाय कहते हुए, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? बंटी, सौम्या, रश्मि, ऋतिक तो भाग गया। हाँ, तो फाइलम एनालिडा को बाय बाय कहते हुए हम चलेंगे अपने अगले फाइलम के पास, जो कि क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। हाँ जी, कहां गया हमारा डिजिटल पैड? फाइलम आर्थ्रोपोडा, yes, it is the largest phylum of the animal kingdom. The largest phylum of the animal kingdom. Largest किस हिसाब से? ये लार्जेस्ट फाइलम है। किस बेसिस पे लार्जेस्ट? लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। In terms of number of species. In terms of number of species. ठीक है ना? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज। तो देखते जाओ, इस फाइलम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम बोलेंगे। तुम लोग देख रहे होंगे मैं तुम लोग के एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं जा रहा हूं। हाँ, कुछ पॉइंट्स में एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एक्स्ट्रा भी नहीं बता रहा, वो पॉइंट्स को हमने पढ़ना है 12th क्लास में, इसलिए मैं आज ही बोल देता हूं ताकि हमको बाद में पढ़ना ना पड़े। ठीक है? सबसे ज्यादा स्पीशीज, बुक है ना तुम लोग के पास? वेरी गुड। सबसे ज्यादा स्पीशीज इस फाइलम में है। आर्थोड़ा लिखा मैंने, लेकिन है आर्थ्रोपोडा। क्या लिखा मैंने? आर्थ्रोपोडा।
ठीक है, कुछ फीचर्स इनके बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहला फीचर, दे हैव, इन एनिमल्स में होते हैं ज्वाइंटेड लेग्स। क्या होते हैं? ज्वाइंटेड लेग्स। ज्वाइंटेड लेग्स इनमें होते हैं। ज्वाइंटेड मतलब आर्थो, पौड़ा मतलब लेग्स। क्योंकि इनमें ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, दैट इज वाई इनका नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा। द नेम आर्थ्रोपोडा वाज गिवन बिकॉज दे possess jointed legs. ये पहला पॉइंट आप लोग याद रखोगे। दूसरा देखो, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कहा अब सब एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने एनालिडा पढ़ा, उनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल। उससे पहले हमने एस्कहेलमिन्थीज पढ़ा, उसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल। हाँ, उससे पहले प्लैटीहेलमिन्थीज पढ़ा था, उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें सिमेट्री कौन सी? दे आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। बार बार पढ़ाया हूं, अब दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम। ये होते हैं बाइलैटरली सिमेट्रिकल, दे आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है ना जी। इनकी बॉडी को अगर देखा जाए, इनकी बॉडी डिवाइड होती है बेटा 3 पार्ट्स में। अगर आर्थ्रोपॉड की बॉडी ले लो, देखो इनकी बॉडी में 3 सेगमेंट्स होते हैं। हेड, हेड के बाद थोरैक्स, थोरैक्स के बाद एब्डोमेन। तो बॉडी में 3 हिस्से होते हैं। हेड, हिस्से मतलब 3 सेगमेंट्स, 3 मेटामियर्स, सॉरी हेड, फिर दूसरा वाला थोरैक्स, लास्ट मेटामियर इज एब्डोमेन। ट्रू सेगमेंट्स, ट्रू मेटामियर्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हाँ, कभी कभार कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हेड और थोरैक्स फ्यूज होता है, और ऐसे भी लिख सकता हूं, हेड एंड थोरैक्स इज फ्यूज्ड एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को बेटा हम सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं, और एब्डोमेन अलग से होगा। जब हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाएगा तो एक ही सेगमेंट बनेगा जिसका नाम है सिफेलोथोरैक्स। देन सेकंड सेगमेंट विल बी एब्डोमेन। तो आप याद रखोगे इनकी बॉडीज डिवाइड होती हैं या तो 3 सेगमेंट्स में या 2 सेगमेंट्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है ना। बॉडी के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन होता है। द बॉडी इज कवर्ड बाय एन एक्सोस्केलेटन। आई होप तुमको एक्सोस्केलेटन पता होगा, मैं ही पढ़ाया हूं। स्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, है ना। बाहर से एक स्केलेटन है। द बॉडी इज कवर्ड बाय एन एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ। ये एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना है? देखो, हमने पॉरीफेरा में कहा था एक्सोस्केलेटन, पॉरीफेरा का एक्सोस्केलेटन बना होता है सिपिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का। ठीक है। हमने सीलेंट्रेटा में कहा था कोरल एनिमल्स, कोरल एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और यहां पर हम बोल रहे हैं इनका बॉडी जो है दैट इज कवर्ड बाय एन एक्सोस्केलेटन। वो एक्सोस्केलेटन बना है काइटिन। इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। अब भाई ये काइटिन है क्या? तुम लोग सेलुलोज जानते हो क्या? डू यू नो सेलुलोज? हाँ, सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है।
पॉलीसेकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, उसी तरह काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, पढ़ेंगे हम बायोमोलिक्यूल्स में। काइटिन बेटा एक पॉलीसेकेराइड है, एंड पॉलीसेकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनकी बॉडी में बाहर से एक एक्सोस्केलेटन होता है जिसका नाम है काइटिन। काइटिन क्या है? काइटिन इज बेसिकली अ पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। तो मैंने कहा बॉडी में 3 सेगमेंट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, या सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। फिर मैंने कहा, ऊपर ही बोला, दे हैव जॉइंटेड लेग्स। ये भैया जॉइंटेड लेग्स का नाम मतलब क्या है? यहां देखो, अगर ये हेड है, हेड के बाद थोरैक्स, एंड मान लो ये थोरैक्स के बाद एब्डोमेन, बेटा इनके थोरैक्स से जॉइंटेड लेग्स अराइज होंगे। जॉइंटेड लेग्स मतलब ये देख लो, ये रहा एक, कितने पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स वो अलग बात है। ये देखो जॉइंटेड लेग्स, समझ रहे हो ना बात? दीज आर ज्वाइंटेड लेग्स, इनमें ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स। और मैंने पहले ही कहा ऊपर, बिकॉज ऑफ दीज ज्वाइंटेड लेग्स इनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थो मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स, ठीक है। और ज्वाइंटेड लेग्स कहां पर? ज्वाइंटेड लेग्स आर मोस्टली फाउंड ऑन द थोरैक्स। ये थोरैक्स के ऊपर से ही अराइज होगा, या अगर थोरैक्स और हेड फ्यूज है तो सेफेलोथोरैक्स से। एब्डोमेन से ज्वाइंटेड लेग्स अराइज नहीं होते। इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ग्रेट, चलता हूं अगले पेज पे। ये देखो भाई, अगर हम इनके रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, आपके एनसीईआरटी बुक पे लिखा है, बस मैं वही लिखूंगा, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग इन देम, रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय मींस ऑफ गिल्स। जैसे फिश में गिल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय मींस ऑफ गिल्स। किन में गिल्स होते हैं? जो एक्वाटिक फॉर्म्स होते हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स। जो एक्वाटिक फॉर्म्स होंगे उनमें रेस्पिरेशन गिल्स से होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रॉन्स, है ना। रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय मींस ऑफ ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम मैं ये पढ़ाऊंगा, बहुत जबरदस्त चीज है ये। ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पिरेशन होती है किन में? इंसेक्ट्स में। याद रखें, इंसेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। रेस्पिरेशन बाय ट्रैकियल सिस्टम ऑकर्स इन इंसेक्ट्स। अब ये ट्रैकियल सिस्टम क्या है भाई? ट्रैकियल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ हॉलो एयर ट्यूब्स। इंसेक्ट्स में एयर ट्यूब्स का एक सिस्टम बना होता है जिसको हम ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं, उसी से रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन in some forms occurs by means of book lungs. बुक लंग्स स्पेशल टाइप ऑफ लंग्स हैं ये। बुक लंग्स से रेस्पिरेशन किन में होती है? स्कॉर्पियंस।
स्कॉर्पियन बोले तो बिच्छू, स्कॉर्पियन एक इंसेक्ट नहीं है बेटा। एंड स्पाइडर्स, रेस्पिरेशन बाय मीन्स ऑफ बुक गिल्स। बुक गिल्स से रेस्पिरेशन होती है किनमें? बाय मीन्स ऑफ, सॉरी, इन एनिमल्स लाइक लिमुलस। मैंने एक एग्जाम्पल बताया है आपको बेटा, लिमुलस, इट इज कॉमनली नोन एज किंग क्रैब। ये एक लिविंग फॉसिल है। अब आप बोलोगे सर लिविंग फॉसिल्स क्या हैं, बताऊंगा टाइम आने पर। तो मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेशन सिर्फ गिल्स से नहीं होती, जो एक्वाटिक फॉर्म्स होते हैं उनमें गिल्स से रेस्पिरेशन होती है, लाइक प्रॉन्स में। जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनमें रेस्पिरेशन होती है ट्रैकियल सिस्टम से। हाँ, बिच्छू और स्पाइडर्स में रेस्पिरेशन होती है बुक लंग से, और कुछ ऐसे भी फॉर्म्स हैं जिनमें रेस्पिरेशन होती है बुक गिल्स से। ठीक है ना? रेस्पिरेशन के बाद आप लिखेंगे सर्कुलेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या सीन है ये बेटा? इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने एनालिडा में बताया था क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहां बोला हूं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई अब ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज्ड मैंने क्या बताया था? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बताया था कि जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, जिसको हम ब्लड बोलते हैं, वो सर्कुलेटरी फ्लूइड ट्रैवल करता है थ्रू ट्यूब्स। बट ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? देयर आर नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड वेसल्स। फिर क्या? सर्कुलेटरी फ्लूइड, सर्कुलेटरी फ्लूइड। एक और पॉइंट निकला यहां पर, इनका सर्कुलेटरी फ्लूइड बेटा ब्लड नहीं होता। फिर क्या होता है? सर्कुलेटरी फ्लूइड इज अ कलरलेस फ्लूइड which is known as hemolymph, which is known as hemolymph। इनमें ब्लड होता ही नहीं है, कलरलेस फ्लूइड होता है जिसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। यही सर्कुलेट होता रहता है। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड इज हीमोलिम्फ। ये सर्कुलेटरी फ्लूइड कैसे फ्लो होगा? इट इज डायरेक्टली प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स है नहीं, तो इट इज डायरेक्टली फ्लोइंग इन open spaces of the coelom, open spaces of the coelom। मुझे लगता है ये तुम लोग को समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट, मैं डायग्राम से समझाऊंगा। मान लो ये एक 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 आर्थ्रोपॉड एनिमल है। यस, मान लो ये एक आर्थ्रोपॉड एनिमल है, ध्यान से देखिए। ये एक आर्थ्रोपॉड है। ये रहा आर्थ्रोपॉड का माउथ, माउथ के बाद फूड पाइप, एंड फूड पाइप के बाद ये रहा स्टमक, एंड ये रहा इसका गट। देखो भाई, ये मैंने आर्थ्रोपॉड बनाया, कोई भी जनरल एनिमल है आर्थ्रोपॉड। ये इसका बॉडी वॉल याद है ना? बॉडी वॉल के ऊपर काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, और ये रहा गट वॉल। गट वॉल, अब बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में स्पेस है, लेकिन उस स्पेस में अंदर से कुछ लगा है। तुम लोग को याद होगा, इस स्पेस में अंदर से कुछ लगा है भाई। ये क्या अंदर से लगा है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम को हम मीजोडर्मल एपिथेलियम भी बोलते हैं। जैसे मैंने कल अर्थवर्म में दिखाया था, मीजोडर्मल टिश्यू नहीं, मीजोडर्मल एपिथेलियम। मीजोडर्म तो बेटा एम्ब्रायो में होगा ना। अब एम्ब्रायो से अडल्ट बन चुका है तो उसमें मीजोडर्म थोड़ी रहेगा। हाँ, उसमें मीजोडर्म से बनने वाली चीज रहेगी।
तो ये है मीजोडर्मल एपिथेलियम। इसको हम पैराइटल पेरिटोनियम भी बोलते हैं। कल दिखाया था अर्थवर्म में पैराइटल पेरिटोनियम। इट इज ऑल्सो नोन एज मीजोडर्मल एपिथेलियम। और जो गट वॉल के ऊपर है इसको हम विसरल पेरिटोनियम बोलेंगे। विसरल पेरिटोनियम ये भी मीजोडर्मल एपिथेलियम ही है। विसरल पेरिटोनियम यहां से भी बिल्कुल ऐसे ही। पैराइटल पेरिटोनियम बॉडी वॉल के जस्ट नीचे, विसरल पेरिटोनियम बॉडी गट वॉल के जस्ट ऊपर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो कैविटी बनी यही कैविटी क्या है? ट्रू सीलोम। बॉडी कैविटी ट्रू सीलोम है ना। बट मैंने तुमको पहले ही बताया है सीलोम ऊपर वाले ने क्यों बनाया, क्योंकि सीलोम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। मान लो यहां पर गिल्स है, लेट दीज आर गिल्स। ये रहा गिल्स। मान लो यहां पर ये रहा ये मान लो तुम ये रहा ओवरीज या गोनैड्स। ठीक है। मान लो यहां पर ये रहा स्पर्म डक्ट। मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स हैं, है ना, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब इन ऑर्गन्स के सराउंडिंग में जो स्पेस है, इस स्पेस में कुछ है। क्या है इस स्पेस में? जरा देखो तो, यही तो है ना सीलोम। इस स्पेस में समथिंग है। उसी समथिंग में ये ऑर्गन्स ना नहा रहे हैं। उसी समथिंग में ऑर्गन्स डूबे हुए हैं। ये ऑर्गन्स उसी समथिंग के साथ टच में हैं। क्या है ये समथिंग? ये है कलरलेस फ्लूइड। इसी कलरलेस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? हीमोलिम्फ। क्या समझे? लेकिन हायर एनिमल्स में, हम में और अर्थवर्म्स में ऐसा नहीं होता। हम में ब्लड होता है और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। तो मैं बोलूंगा यहां पर क्या होता है? ऑर्गन्स आर बाथिंग इन दिस हीमोलिम्फ, है ना। ऑर्गन्स आर बाथिंग इन द हीमोलिम्फ। Organs, what are they doing? They are bathing in hemolymph. Bathing in hemolymph. लेकिन अर्थवर्म्स में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अर्थवर्म्स में जो सर्कुलेटरी फ्लूइड था ना बेटा, वो सर्कुलेटरी फ्लूइड अलग अलग रास्तों से फ्लो हो रहा था। उन्हीं रास्तों को हमने क्या कहा था? ब्लड वेसल्स। हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन में एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल ही ब्लड लेके जाती है। यहां पर हर ऑर्गन के सराउंडिंग में फ्लूइड ही फ्लूइड है, हीमोलिम्फ। ऐसा वाला सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स होते ही नहीं है, तो फिर सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या करता है? ये सीलोम के ओपन स्पेसेस में फ्लो कर रहा है एंड ऑर्गन्स आर बाथिंग इन दिस हीमोलिम्फ। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बताओ कोई दिक्कत इसमें है क्या? हाँ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी। हो गया ना? ठीक है ना बेटा। तो इसी फाइलम आर्थ्रोपोडा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे हमारी अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ओके बेटा, बाय। हाँ, आप क्लास छोड़ सकते हो बेटा, बाय।